शुभ संध्या सभी को। आज सभी का आईएफपीएच के दैनिक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी वेबिनार में स्वागत है। हमारी आज की मेहमान और वक्ता हैं डॉक्टर निधि जानकी, जो रामकृष्ण कॉलेज ऑफ होम्योपैथी एंड मेडिकल साइंस भोपाल में होम्योपैथिक फार्मेसी विभाग की प्रोफेसर हैं। उनकी विशेषज्ञता और अनुभव का लाभ उठाने के लिए आज हम उनका स्वागत करते हैं। ओवर टू यू मैम। हेलो। यस मैम। हाँ, आवाज आ रही है ना? मैं यस स्क्रीन मैम, आ शेयर रही है। करूँ? यस मैम, यू कैन शेयर योर स्क्रीन। यहाँ से डिसेबल्ड दिखा रहा है, स्क्रीन शेयर हो नहीं रही है मेरे से। जस्ट अ मिनट मैम, मैं आपको को होस्ट बना रही हूँ। अब आप कर सकती हैं, एक बार आप ट्राई जी, कीजिए। हाँ, राइट। शेयर दिख रही है आप लोगों को? यस मैम। चलिए, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज इस मंच पे दोबारा मुझे मौका दिया आप लोगों ने। लास्ट टाइम मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हुई थी तो मैं बहुत टेंशन में थी। चलिए, आज हम चर्चा करेंगे मूड डिसऑर्डर एंड होम्योपैथिक मैनेजमेंट के लिए इसकी। सबसे पहले ये जानते हैं कि मूड डिसऑर्डर क्या होता है। मूड डिसऑर्डर को हम अफेक्टिव डिसऑर्डर भी कहते हैं। मूड डिसऑर्डर मतलब कि कुछ भी मेंटल सिम्टम्स जो कि mental group of illness characterized by severe disturbance of mood and serious changes in emotional state that interferes with the person's everyday life। मतलब मानसिक अवस्था के कुछ ऐसे सिम्टम जो कि आप में इतने चेंजेस लेके आए कि आपकी एवरीडे लाइफ में चेंजेस हो जाए। वो इतने ज़्यादा इंटेंस होते हैं कि आपके काम में या आपके सोशल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करें। उनको हम अफेक्टिव डिसऑर्डर भी कहते हैं। जैसे कि यदि आपका मूड ऐसा है कि सुबह खराब है, दोपहर होते तक या शाम होते तक, या आपकी कोई बात मान लेने से ठीक हो जाता है, तो उसको हम मूड डिसऑर्डर में कंसीडर नहीं करें। मूड डिसऑर्डर एक लंबे पीरियड तक चलना चाहिए और लगभग कम से कम 7 दिन की अवधि उसकी मिनिमम होना चाहिए ताकि हम उसको इसमें कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी कि मूड किसको कहते हैं। मूड मतलब कोई व्यक्ति किसी चीज को जब फील करता है। अच्छा, मूड डिसऑर्डर और अफेक्ट और डिसऑर्डर, तीन शब्द के पहले हमको एक परवेसिव और परवेसिव क्या होता है। तो मूड डिसऑर्डर होता है एक सब्जेक्टिव फीलिंग जिसमें कि इट इज अ परवेसिव और सस्टेन्ड इमोशनल रिस्पॉन्स। जैसे कि एक तीन फैक्टर होते हैं किसी व्यक्ति के साथ कि उसकी फैमिली, फ्रेंड और वर्क, मतलब वो जैसा फील करता है वो तीनों जगह एक जैसा फील करे, अपनी फैमिली के साथ भी, फ्रेंड के साथ भी, काम की जगह पे भी, उसको हम परवेसिव कहेंगे। जैसे कि कोई चीज अच्छी हुई तो उसको खुशी महसूस हुई तो सब जगह खुशी महसूस होना। अफेक्ट एक ऑब्जेक्टिव एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन होता है। जब कोई व्यक्ति के साथ कुछ अच्छा हुआ, उसने हमको रिफ्लेक्स किया, उसने अपने को बताया कि हमें अच्छा लग रहा है, हंस कर बताया, तो उसका अफेक्ट हुआ। डिसऑर्डर, डिसऑर्डर में हम उन चीजों को लेते हैं, इनका डेविएशन हम डिसऑर्डर में लेते हैं। तो परवेसिव और परसिस्टेंट दो वर्ड होते हैं मूड डिसऑर्डर बात करने से पहले कि परवेसिव होना चाहिए कोई भी चीज। यदि किसी व्यक्ति को अच्छा नहीं लग रहा है तो वो फैमिली के साथ भी, फ्रेंड्स के साथ भी और वर्क प्लेस पे भी वही चीजें एक जैसा व्यवहार करेगा। और परसिस्टेंट मतलब लंबे समय तक चलना चाहिए, एक निश्चित समय सीमा तक चलना चाहिए उसको, कि 7 दिन, 14 दिन या 2 महीने, जो भी पीरियड उसका डिसाइडेड है वो चलेगा वो पीरियड। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि साइकोटिक डिसऑर्डर। तो मूड डिसऑर्डर एक तरीके का साइकोटिक डिसऑर्डर होता है जिसका क्लासिफिकेशन हम करते हैं डिप्रेशन, बाइपोलर और मेनिया के रूप में। डिप्रेशन को हम अगेन सब टाइप है इसका, मेजर डिप्रेशन और डिस्थेनिक डिप्रेशन। बाइपोलर को अगेन सब टाइप है, बाइपोलर 1, बाइपोलर 2 एंड साइक्लोथीमिक। और मेनिया का है हाइपोमेनिया, एक्यूट मेनिया एंड डिलीरियस मेनिया। अब बात करते हैं हम कि क्या क्या वजह होती है हमारे मूड डिसऑर्डर के लिए। तो एग्जैक्ट कॉज तो नहीं कि कोई कह सकता है कि यही वजह है, पर फिर भी कुछ ब्रेन में केमिकल्स होते हैं जिनको एंडोर्फिन्स कहते हैं जो हमारे अच्छे मूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और कुछ
केमिकल्स रहते हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर्स कहलाते हैं, वो ब्रेन के इन चीज़ों को रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जेनेटिक कॉज, बायोलॉजिकल कॉज और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होता है। तो जब जेनेटिक कॉज की बात हम करेंगे तो जेनेटिक कॉज में मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस में ज़्यादा चांसेस रहते हैं डिप्रेशन के या बाइपोलर डिसऑर्डर के। बायोकेमिकल फैक्टर्स की यदि बात करें तो सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन और एसिटाइलकोलिन नाम के न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारा ब्रेन रिलीज करता है, जिसमें यदि इम्बैलेंस होता है, कोई भी ये नहीं कह सकता कि क्या चेंजेस आते हैं, पर यदि इम्बैलेंस होता है तो हर तरीके के मूड डिसऑर्डर होते हैं। जैसे सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन यदि कम हो जाता है तो डिप्रेशन के चांसेस होते हैं, और यदि डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल बढ़ जाता है तो बाइपोलर के चांसेस होते हैं। इसी तरीके से साइकोलॉजिकल फैक्टर भी अफेक्ट करता है मूड डिसऑर्डर के लिए। यदि पेशेंट साइकोलॉजिकली बहुत वीक है, उसका विल पावर काफ़ी वीक है, बहुत सारी कई चीज़ों में उसने ट्राई किया पर बार बार उसको फेल्योर मिल रहा है, या वो किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, उसका उसको मतलब उसका लॉस हो गया, या बहुत ज़्यादा उसको कोई पास्ट लाइफ में इवेंट रहा है, बच्चा है, उसके फैमिली में उसकी पेरेंट्स के काफ़ी ज़्यादा इश्यूज रहे हों, या डिवोर्स हो गया हो, या इस तरीके का कोई इशू रहा है जो कि उसके मूड पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाला हो। ऑर्गेनिक फैक्टर्स में हार्मोनल चेंजेस, इन्फेक्शन, ब्रेन रीजन्स, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या किसी किसी मेडिसिन के साइड इफेक्ट के कारण भी मूड डिसऑर्डर देखे जा सकते हैं। इतनी चर्चा करने के बाद हम बात करते हैं कि सबसे पहला टाइप कि मूड डिसऑर्डर दो तरीके के मेजर टाइप हुए, यूनिपोलर और बाइपोलर। तो यूनिपोलर जैसे कि एक ही तरीके से हमको समझ में आ रहा है नाम से, यूनिपोलर मतलब एक तरीके का डिसऑर्डर होगा, या तो व्यक्ति सैड होगा या तो व्यक्ति मैनिक अवस्था में जाएगा। तो यूनिपोलर डिसऑर्डर या डिप्रेशन जो होता है ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, क्योंकि इस पर सीरियस मेंटल इलनेस होता है जिसमें व्यक्ति हमेशा दुखी बना रहेगा, उसको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आएगा। यहाँ एक बात मैं कहना चाहूँगी, लॉस ऑफ इंटरेस्ट है एक्टिविटीज़ में, उन एक्टिविटीज़ में जिसमें पहले पेशेंट काफ़ी इंटरेस्ट शो करता था पर अब उसको मज़ा नहीं आता, अब उसको वो काम करने का मन नहीं करता है, तब हम उसको डिप्रेशन में लेते हैं। और किसी भी तरीके का डिप्रेशन डायग्नोज करने के लिए कम से कम हमको 14 दिन लगातार ऐसी अवस्था मिलना जरूरी है, तब हम कहेंगे कि पेशेंट डिप्रेशन में है। ये नहीं कि हमको आज पेशेंट आके बोल रहा है कि मन अच्छा नहीं, या उसके फैमिली वाले आके बोल रहे हैं कि मन अच्छा नहीं है उसका, और 2 दिन में हमने कह दिया डिप्रेशन है, तो ऐसा नहीं है। जब लगातार हमको 14 दिन में अवस्था मिलती है तब हम उसको कहते हैं कि पेशेंट डिप्रेशन में है। एक क्लासिकल ट्रायल डिप्रेशन के सिम्टम्स के आधार पर भी हम देखें तो उसकी थॉट प्रोसेस, मूड और एक्टिविटी, इसका लेवल क्या चलता है। तो थॉट प्रोसेस में पॉवर्टी ऑफ आइडियाज रहेगी, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, वो अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाएगा, जब आप उससे बात करेंगे तो उसको क्या आंसर करना है, या कोई चीज़ हुई है तो उसको कैसे रिएक्ट करना है वो समझ नहीं पाएगा। उदास रहेगा हमेशा, किसी भी चीज़ में उसका मन नहीं लगेगा, किसी भी चीज़ को लेके एक्टिविटी शुरू होगी। एक्टिविटी में जाएंगे तो साइकोमोटर एक्टिविटी हो जाएगी, मतलब सोचने समझने की क्षमता उसकी कम हो चुकी है, उसके कारण उसकी फिजिकल एक्टिविटी भी कम होगी, जैसे कि धीरे चलेगा या धीरे बोलेगा। तो ये इस तरीके के ट्रायल हमको डिप्रेशन में मिलने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यूनिपोलर का सबसे पहला टाइप मेजर डिप्रेसिव, और भी तरीके होते हैं, और भी मल्टीफैक्टोरियल होता है कॉजेस। अफेक्ट क्या करता है, तो हर व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को मूड डिसऑर्डर हो सकता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे बच्चा हो या एडोलेसेंट हो, वो हो सकता है। ज़्यादा चांसेस रहते हैं उन लोगों को जिनके पेरेंट्स को या फैमिली हिस्ट्री में देखने को मिलता है, या किसी तरीके का उनके लाइफ में इवेंट है। प्रिविलेंस की बात करें तो फीमेल्स में मेल्स की तुलना में डबल चांसेस रहते हैं इस तरीके के
डिसऑर्डर देखने से, या उन फैमिलीज में जिनमें इस तरीके की डायग्नोसिस बन चुकी है उनके बच्चों को इसके चांसेस ज़्यादा। मूड डिसऑर्डर डायग्नोस कैसे होता है? मूड डिसऑर्डर आर द रियल मेडिकल डिसऑर्डर जिसमें साइकेट्रिक या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल डायग्नोसिस करते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही आपसे कहा कि यदि डिप्रेशन का केस है तो कम से कम हमको 7 दिन का एक इशू में पीरियड मिलना चाहिए, लगातार वही सिम्टम मिलना चाहिए। या मीनिया का केस है तो हमको 14 दिन का मिलना चाहिए। इस तरीके की केस सिम्टम एक डिसाइडेड मिलना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जो कि यूनिपोलर का सबसे पहला टाइप होता है, जो कि सीवियर और एक्यूट फॉर्म होता है डिप्रेशन। सबसे बड़ा मतलब ज़्यादातर मिलने वाला डिप्रेशन का टाइप रहता है, जिसको हम क्लिनिकल डिप्रेशन भी कहते हैं, जो कि हमको लगभग 14 दिन लगातार एक ही अवस्था पेशेंट की दिखेगी, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स मिलेंगे हमको। उसका किसी काम में मन नहीं लगेगा, किसी तरीके के उसके मन की बात होने पर भी उसको खुशी नहीं महसूस होगी। उसको ये फीलिंग आती रहेगी कि जो कुछ भी हुआ है गलत, सब उसी की वजह से हुआ है। इतनी अधिक इंटेंसिटी हो सकती है कि उसके कारण उसके सुसाइडल आइडियाज आ सकते हैं। साइकोमोटर रिटार्डेशन, उसकी नॉर्मल डे टू डे प्रैक्टिस जो है, चलना या काम करना या खाना बनाना, इस तरीके की एक्टिविटीज में भी बहुत ज़्यादा धीमापन आ सकता है। उसको हर चीज़ से निराशा महसूस होगी, अपने जीवन व्यर्थ लगेगा, किसी भी तरीके का उसका मन नहीं लगेगा। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को फिर से सब टाइप देखें, माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर, एक्यूट, क्रॉनिक, साइकोटिक, न्यूरोटिक, सीजनल डिप्रेशन और कॉन्फिडेंस, इल्यूजन एंड हॉल्यूसिनेशंस हो सकते हैं। पेशेंट उन लोगों से बात करता है इस केस में जिसमें कि उन लोगों की प्रेजेंस नहीं रहती है, पर वो व्यक्ति उसको नजर आएगा, उसके दिमाग में सब नहीं है। डिस्थेमिक डिसऑर्डर सेकेंड टाइप होता है डिसऑर्डर का, यूनिपोलर डिसऑर्डर का, जो कि मेजर डिप्रेसिव का ही एक छोटा रूप होता है। पर मेजर डिप्रेसिव, जैसा मैंने आपसे कहा, 2 वीक के लिए चलता है। ये डिस्टर्बिंग डिसऑर्डर एटलीस्ट 2 साल के लिए चलेगा। इसमें माइल्ड एंड क्रॉनिक फॉर्म ऑफ डिप्रेशन रहता है, जो कि परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है और 2 साल की अवधि तक चलता है। इसमें इंटेंसिटी उतनी अधिक नहीं रहेगी और पेशेंट को महसूस नहीं होता है कि वो किसी भी तरीके की बीमारी में से सफर कर रहा है। इसमें भी चीयरफुलनेस रहेगा। लगातार पेशेंट 2 साल तक एक ही अवस्था में रहेगा, उसको किसी चीज़ से खुशी नहीं मिलेगी, उसको कॉन्फिडेंस लेवल नहीं रहेगा, फॉरगेटफुल रहेगा, कंसंट्रेशन नहीं लगेगा, या तो नींद नहीं आएगी या बहुत ज़्यादा नींद आएगी, सैड रहेगा, जरा जरा सी बातों पर गुस्सा होगा, गिल्ट महसूस होगा, इंडिसिप्लिनेस रहेगा, किसी भी चीज़ को लेकर निर्णय नहीं ले पा रहा है, बात बात पे इरिटेबल होगा, थकेगा जल्दी। पर ये सब सिम्टम इतने कम इंटेंसिटी के रहते हैं कि पेशेंट और उसके पेशेंट्स पे ध्यान तुरंत नहीं जाता उनका, और लंबे समय तक चलने वाली परेशानी होती है डिस्ट्रिक्ट डिसऑर्डर। इसका हमसे यदि बात करें, यदि बिफोर 21 ईयर ऑफ एज में होता है हम अर्ली ऑनसेट कहते हैं, और यदि आफ्टर 21 ईयर ऑफ एज में होता है तो उसको डिस्ट्रिक्ट को लेट ऑनसेट कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे मूड डिसऑर्डर का सेकंड टाइप, बाइपोलर। अब बाइपोलर जो होता है, बाइपोलर जैसे हम नाम से ही समझ रहे हैं कि बाइपोलर मतलब दो तरीके के पोल। दो तरीके के पोल मतलब एक बार पेशेंट मीनिया में जाएगा, एक बार पेशेंट डिप्रेशन में जाएगा। दो पोल एक साथ एग्जिस्ट जब करते हैं तब हम बाइपोलर, मतलब कुछ समय सीमा के लिए पेशेंट बहुत ज़्यादा मैनिक स्टेज में जाएगा, फिर नॉर्मल स्टेज में जाएगा, फिर डिप्रेशन में चला जाएगा, या कुछ पहले डिप्रेशन में जाएगा फिर नॉर्मल हो जाएगा और फिर मेनिया की कंडीशन में जाएगा। पर ये सारी की सारी, जैसे मैंने एक शब्द आपसे कहा था, परसिस्टेंट, मतलब एक सीमित एक समय सीमा के लिए आपको मिलेगा। 2 महीने 3 महीने डिप्रेशन में, फिर नॉर्मल हो गया तो 3 महीने के लिए, फिर उसके बाद डिप्रेशन में चला जाएगा। बाइपोलर के अगेन टाइप में बात करें तो बाइपोलर डिसऑर्डर 1, जिसमें कि सीवियर मेनिया है और सीवियर डिप्रेशन। जब मेनिया की कंडीशन में है तो पेशेंट संभालने नहीं समझ रहा है, इतनी अधिक बातें कर रहा है, इतनी ओवर टॉकेटिवनेस है, बहुत ज़्यादा
मतलब इरिटेबिलिटी है या बहुत ज़्यादा खुशी है, और उसको ऐसा सब कुछ सिम्टम आने के बाद फिर से पेशेंट जो है एक नॉर्मल स्टेज में आ जाए, ये आपको लगेगा बिल्कुल ठीक है, और फिर सीवियर डिप्रेशन के केस में चला जाता है। यदि सीवियर डिप्रेशन है या सीवियर मीनिया के केस स्टेज में पेशेंट हमारे पास आता है तो उसको इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। इसी तरीके से सेकेंड बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर 2, जिसमें कि मेनिया नहीं होकर हाइपोमेनिया है और डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन होता है। मेनिया का इंटेंसिटी उतनी तेज नहीं होने के कारण इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती। थर्ड टाइप होता है बाइपोलर का साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर, जिसमें जो कि माइल्ड क्रॉनिक मूड डिस्टर्बेंस होता है, जिसमें कई एपिसोड आते हैं हाइपोमेनिया के और डिप्रेशन के, पर लगभग 2 साल, जैसे कि डिस्टीमिया में भी 2 साल की अवधि तय थी, साइक्लोथेमिया में भी 2 साल की अवधि तय है। इसमें माइल्ड और क्रॉनिक डिस्टर्बेंस मतलब मेनिया इतना कम इंटेंसिटी का है, डिप्रेशन इतनी कम इंटेंसिटी का है कि उसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंट अपने आप को या उसके साथ वाले इस चीज़ को नोटिस नहीं कर पाते हैं जब भी कि किसी भी तरीके का मूड डिसऑर्डर इस व्यक्ति को हुआ है, पर लगातार लंबे 2 साल तक रजिस्ट्री करने लगने पर वो इसको अपना मूड ही मानने लगते कि मेरा नेचर ही ऐसा है, पर एक्चुअल में नेचर ऐसा नहीं होता है, एक्चुअल में ये मूड डिसऑर्डर में आ जाता है। थर्ड टाइप होता है कि एलिवेटेड मूड डिसऑर्डर या मेनिया, जो कि मेंटल इलनेस कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली एलिवेटेड मूड, एनर्जी, हाइपर एक्टिविटी एंड फ्लाइट ऑफ आइडियाज। मतलब इस कंडीशन में पेशेंट का मूड इतनी ज्यादा एनर्जी से, इतनी ज्यादा एक्टिविटी से भरा रहता है कि वो किसी भी व्यक्ति दूसरे को अपने अपने अलावा हर व्यक्ति को गलत समझेगा, अपने अलावा किसी कोई बात को वो सही नहीं मानेगा। क्लासिकल ट्रायड में देखते हैं यदि उसका थॉट प्रोसेस लाइट ऑफ आइडियाज, एक आइडिया खत्म नहीं हुआ तो दूसरा आइडिया, दूसरा आइडिया नहीं हुआ तो तीसरा आइडिया, लगातार उसके दिमाग में बातें चलती ही जाएंगी। एलिवेशन ऑफ मूड, एक्सेसिव चीयरफुलनेस है, बहुत ज्यादा खुश हो रहा है, बहुत ज्यादा खर्चा कर रहा है, बहुत ज्यादा ओवर मैनिक स्टेज में है, वो चिल्ला रहा है, अगर चिल्लाने वाला है बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है। एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी है उसकी, जल्दी जल्दी बोलना, तेजी से बोलना, चिल्लाना, इस तरीके के सिम्टम वो देगा। एलिवेटेड मूड डिसऑर्डर में सिम्टम यदि बात करें, कैरेक्टराइज होते हैं हाईली एनर्जेटिक, वेरी इम्पल्सिव, फ्लाइट ऑफ आइडियाज एंड distractibility, over excitement, destructiveness, extreme happiness, illogical thinking, excessive talking। इसका मतलब अपने सामने ये पेशेंट किसी दूसरे की ना बात मानेगा, ना अपने सामने किसी दूसरे व्यक्ति को बोलने देगा, हर बात दूसरे की खत्म होगी और अपनी एक बात को खत्म करे बिना ही वो दूसरी बात को बोलने लगता है। इसको कहते हैं थिंकिंग के लिए बात करें तो वो इस तरीके के प्लान बनाता है कि किसी तरीके कभी कभी इतने अधिक मेनिया की कंडीशन में बिजनेस प्लान बना लेता है कि जो कि उसको बाद में नुकसानदायक होते हैं। ऐसी बिजनेस प्लानिंग कर लेता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, भले उधार लेके करेगा या इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर देगा जिससे बाद में उसको नुकसान पहुंच सकता है। नींद नहीं आती उसको, 2 घंटे सोया पर 2 घंटे बाद भी वो चार्ज मिलेगा, बिल्कुल उसको देखकर नहीं लगेगा या उसकी एक्टिविटी को देख के नहीं लगेगा कि उसको किसी भी तरीके की नींद की जरूरत है, मतलब ओवर एक्साइटमेंट हो गया उसको। इल्यूजन एंड हेल्यूशंस आने लगते हैं, उन लोगों को देखेगा या उन लोगों से बात करेगा। यदि पूजा पाठ वाला व्यक्ति है तो जरूरत से ज्यादा पूजा पाठ करने लगता है, भगवान से बातें कर रहा हूँ या मैं ही भगवान हूँ, इस तरीके की कल्पना वो लोगों को बोलने लगता है। किसी भी तरीके का अपने बात को लेकर के विरोध सहन नहीं करेगा मेनिया में एलिवेटेड मूड डिसऑर्डर का पेशेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेनिया के टाइप की, जिसमें हाइपोमेनिया, एक्यूट मेनिया और डेलीरियस मेनिया। हाइपोमेनिया सबसे पहला टाइप रहता है, माइल्ड फॉर्म ऑफ मेनिया रहता है, जिसमें पेशेंट बहुत ज्यादा खुश है, फ्लक्चुएटिंग नेचर का है और जोर से बोलता है और
उसकी नींद उतनी ही कम हो जाएगी। 24 घंटे में से मात्र 1 या 2 घंटा बोल रहा है वो, 1 या 2 घंटा सोने को ही उसकी जरूरत महसूस हो रही है। नेक्स्ट है एक्यूट मेनिया, जिसमें कि मॉडरेट फॉर्म रहता है वो, और इंटेंसिटी आपकी हाइपोमेनिया से उसकी कुछ कम रहती है, ज़्यादा रहती है, सॉरी। उसको जजमेंट कम रह जाता है, उसका डेल्यूजन ऑफ ग्रेंडिनोस रहता है, मतलब अपनी बातों को ही केवल सही समझना, बड़ी बड़ी बातें करना, बड़े बड़े बिजनेस प्लान करना, इस तरीके की कंडीशन। डेलीरियस में क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस है, एक्सट्रीम डिस्ट्रक्टिबिलिटी है, सुसाइडल और होमिसाइडल टेंडेंसी आ जाती है, मरने या मारने की बातें करने लगता है, बहुत ज़्यादा मन में विचार आने लगते हैं, चिल्लाना, डिस्ट्रक्टिबिलिटी, इस तरीके के सिम्टम रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इतनी बातें हो गई हमारी एक मूड डिसऑर्डर पे। इसका हर टॉपिक अपने आप में जो है वो अलग से बात करने लायक है, उस पर कभी फिर से चर्चा करेंगे। बात हम करते हैं अब कि होम्योपैथी कैसे दूसरे सिम्टम से अलग रहती है। तो जब मूड डिसऑर्डर के लिए हम दूसरा ट्रीटमेंट लेते हैं, किसी तरीके से कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, तो उसमें दी जाती है एंटी डिप्रेसेंट या एंटीसाइकोटिक ड्रग, जिसमें क्या करता है वो केवल सिम्टम्स को सप्रेस करने के लिए बात करी जाती है। जबकि हमारी होम्योपैथी में हम बात करते हैं दवाई को सप्रेस करने, सिम्टम्स को सप्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि उनको ठीक करने के लिए। हम पेशेंट की उस चीज के लिए, जैसे कि अपनी बात अभी हुई थी कि सेरोटोनिन, एपिनेफ्रिन और डोपामिन का बैलेंस बिगड़ने के कारण ये प्रॉब्लम आती है, तो हमारी दवाइयाँ इन चीज़ों को नेचुरल बैलेंस करने का काम करेंगी, ताकि हमारा बैलेंस बना रहे और हम मूड डिसऑर्डर से ठीक हो सकें। हमारी बॉडी हमेशा एक हेल्दी स्टेट में जाने की प्रयास करती है, और होम्योपैथी मेडिसिन इसमें मदद करती हैं, और वो भी इतनी जल्दी और बहुत ज़्यादा जेंटल प्रोसेस में करती हैं। जैसे कि एलोपैथी में डिप्रेसेंट दे दिया, पेशेंट सिर्फ सोता रह रहा है, या उसको कुछ ऐसा इलेक्ट्रिक ट्रीटमेंट दे रहा है जिसके उसको प्रोसेस में टाइम भी लग रहा है और उसको तकलीफ भी हो रही है, तो इस तरीके का हमको नहीं रहता है। यदि कुछ कुछ पेशेंट्स को ऐसा भी देखा गया है कि कुछ मेडिसिन देने के बाद केवल बहुत जल्दी 2 या 4 हफ्ते में ही काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, और यदि बिल्कुल एक्यूरेट मेडिसिन हम उसको दे देते हैं, तो और सिम्टम माइल्ड स्टेज के हैं और पेशेंट हमारे पास जल्दी आया है, एक्यूट केस है, तो कुछ दिनों में भी उसको बहुत आराम मिल जाता है। इसी तरीके से मेंटल डिसीज एंड होम्योपैथी पे थोड़ी चर्चा कर ली जाए, तो होम्योपैथी के लिए डॉक्टर हेनीमैन बहुत पहले लिख गए हैं कि यदि किसी व्यक्ति को ठीक करना है तो उसके लिए की होता है, माइंड इज द की ऑफ द मैन। तो होम्योपैथी में यदि किसी व्यक्ति को ठीक करना है तो हमको उसके मन स्थिति, मेंटल्स के लिए बहुत मतलब इम्पोर्टेंस दी गई है। तो होम्योपैथी वो साइंस है जिसमें कि मैन को, इंसानों को हम देखते हैं बॉडी, माइंड और सोल के लिए। हम इस चीज़ को नहीं मान के चलते हैं कि हमारा शरीर में या हमारी इस चीज़ में खराबी है और हमें उसको ठीक करना है। हम तीनों चीज़ों को एक साथ लेकर के चलते हैं। Entity at the factor places this system ahead of the psychosomatic era in the modern medicine. Man is the integrated unit of life, functions through its vital force. और ये सभी हम मानते हैं कि ये सारा रेगुलेशन हमारा चलता है वाइटल फोर्स से, जिसको हम एनर्जी या वाइटलिटी कहते हैं। जो वाइटलिटी जब हमारी ठीक रहती है और वाइटल फोर्स जो हमारा रहता है, वो हमेशा कोशिश करता रहता है कि हम स्वस्थ रहें। तो हमारा स्वस्थ रहना या अस्वस्थ रहना, मतलब फीलिंग ऑफ वेलबींग और इल बींग जो है, वो वाइटल फोर्स पे डिपेंड करता है। यदि वाइटल फोर्स बाहरी जो एटमॉस्फेरिक सिम्टम है या बाहरी जो फैक्टर्स है उससे इम्बेलेंस हो जाता है, वो ओवरकम कर लेता है, तो हम स्वस्थ रहते हैं। और यदि इम्बेलेंस नहीं हो पाता है और दूसरी चीज जो नुकसान पहुंचा जाती है, तो हमारे इक्विलिब्रियम बिगड़ता है और हम डिसीज में आ जाते हैं। इसी तरीके से जब वाइटल फोर्स, जिसको कि हम प्राण बोलते हैं, वो एक फ्लो हो लगातार कंटिन्यूसली चल रहा है नर्व्स और आर्टरीज में, जब इनका एडवर्स स्टेट आ जाती है, अनइवनली फ्लो करता है, तो हमारे में बीमारी आती है और व्याधि और आदि के रूप में आती है। होम्योपैथी इज द साइंस ऑफ मेडिसिन, it is the medicine of power. There are certain unique features of symptoms which make the symptoms system best suited for treatment of mental disease. क्यों होम्योपैथी बेस्ट है मेंटल डिसीज के लिए? तो होम्योपैथी एकमात्र वो मेडिसिन सिस्टम है जिसमें जिसमें जो हम मेडिसिन देते हैं वो
जो भी एक्सपेरिमेंटल ह्यूमन फार्माकोलॉजी है वो हमारे सिस्टम की बेस होता है। इसमें जब डॉक्टर हनीमैन ने, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिक कंट्रीब्यूशन ऑफ हनीमैन टू द मेडिकल थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द मेडिकल हिस्ट्री। उन्होंने ही पे सबसे पहले बोला था कि जो भी ड्रग प्रूविंग्स होंगी वो हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे होंगी। दिस अप्रोचेज इज क्लोजली लिंक्ड विद द साइकेट्री एंड द सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन फॉर द साइकोसोमेटिक एलिमेंट्स। Homeopathic therapeutics unfold unlimited possibility in influencing favorable in the mental process, because of which factor one can proudly declare that the system of medicine resides supreme in the field of psychiatry and psychosomatic medicine। और चूंकि वो मेडिसिन जब हम देते हैं तब उसके मेंटल्स पे विशेष ध्यान देते हैं, इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि हमारी मेडिसिन सबसे ज़्यादा मेंटल्स को कवर करती है। सेकंड हमारी इम्पोर्टेंस रहती है कि जो भी हम मेडिसिन देते हैं वो सिर्फ एक भाग पे काम नहीं करेगी। इट इज़ कंसिडर्ड मैन एज द इंटीग्रेटेड यूनिट ऑफ लाइफ विद कॉन्शियसनेस एंड इंटेलिजेंस फंक्शनिंग थ्रू द वाइटल फोर्स। मतलब इंसान जो भी कर रहा है वो वाइटल फोर्स के थ्रू कर रहा है। तो जब हमने बिल्कुल सही दवाई दी और सही पोटेंसी में दी तो उसने वाइटल फोर्स को अराउज किया उस डिसीज से लड़ने के लिए और एक हार्मोनी क्रिएट करने के लिए, ताकि हम इक्विलिब्रियम में आ सके और हमारी बीमारी ठीक हो सके। इस तरीके से काम करती है होम्योपैथी। सेकेंड हमारा थर्ड हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है इंडिविजुअलाइजेशन। जैसे कि एलोपैथी सिस्टम में या दूसरे सिस्टम में रहता है कि हर बीमारी के लिए एक दवाई रहती है, जबकि हमारे पास इस तरीके का कुछ नहीं होता है। हम हर एक पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करते हैं और उसके बाद एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। ये हमारा बेस्ट पार्ट रहता है। Homeopathy medicines are extensively used for treating the mood disorder। होम्योपैथी इफेक्टिवली कम करती है मूड डिसऑर्डर को और सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट देती है। यदि हम कॉज पे बिल्कुल सही काम करें, यदि हमको कॉज सही पता हो तो हमारे को बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलने के चांसेस रहते हैं। कुछ होम्योपैथी ड्रग्स दी हुई हैं मटेरिया मेडिका में अलग अलग रिपर्टरीज में, जिसकी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। एनाकार्डियम एक होम्योपैथिक ड्रग है जो कि यूज करते हैं हम मूड डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए, जिसमें पेशेंट फुलिश बातें करता रहता है, उन चीजों को देखता रहता है जिसमें फुलिश इमेजेस देखता है, बेसलेस थिंग्स देखेगा। वो पेशेंट इरिटेबल होगा, नाराज होगा, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज रहता है, स्टूपिड बातें करता है, बेसलेस बातें करता है, बच्चों जैसी हरकत करता है, उन बातों पे हंसेगा जो कि सीरियस हैं और ड्यूअल पर्सनालिटी होता है। एनाकार्डियम देते समय इस बातों का ध्यान रखना है। बेलाडोना मूड डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए, जिसमें कि पेशेंट का विल पावर डिरेंज हो जाएगा, डेवलप्स एक्स्ट्रा सेक्सुअल एक्साइटमेंट, टॉक्स विदाउट सेंस, इसमें भी बिना किसी सेंस की बातें पेशेंट करेगा, वाइल्ड हो जाता है, जल्दी गुस्सा हो जाता है बिना किसी बात के, या जो बात उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है उन बातों पे भी उसको ज्यादा गुस्सा आता है और ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज करने लगता है बेलाडोना पेशेंट। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी स्ट्रोमोनियम, जिस मेडिसिन में पेशेंट डेवलप करता है वियर्ड आइडियाज, इमेजनरी फ्रेंड्स को लेकर बातें करता है, उन पेशेंट्स वो मरे उसको दोस्त नजर आते हैं जो है ही नहीं, बिकम्स अनक्लीन एंड अनहाइजेनिक, गंदा रहता है, डर रहता है, स्ट्रोमोनियम पेशेंट हमेशा डरता है और लुक्स फ्राइटेंड एंड इन हॉरर, हमेशा डरा हुआ महसूस करता है। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी सीपिया, जो कि मूड स्विंग के लिए हम यूज करते हैं वुमेन्स के लिए ड्यूरिंग हार्मोनल चेंजेस, जो कि बिफोर पीरियड्स या मेनोपॉजल एज के अराउंड हम यूज करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा नोट करने वाली बात रहती है सीपिया में चेंजेबल मूड और इरिटेबिलिटी रहती है, जल्दी गुस्सा हो जाएगी, दूसरे फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स से वो अलग रहना चाहेगी और सबके साथ मिक्स नहीं रहती है, लो एनर्जी लेवल है उसका, लेक ऑफ इंटरेस्ट, घर के ही काम जो उसके इंटरेस्ट के काम थे उसको भी करने में उसको मजा नहीं आएगा। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी पल्सिटिला, जो कि ये भी फीमेल के लिए मेनली यूज की जाती है, जिसमें कि हम मूड डिसऑर्डर में देखेंगे एक्सट्रीमली सेंसिटिव नेचर की रहती है, सडन चेंज रहता है, कभी रो रही है फिर तुरंत हंसने लगेगी, कभी सेंसिटिव है
सबसे अच्छी बात इसमें ये होती है कंसोलेशन से वो उसको अच्छा लगता है। फिस्टुला पेशेंट हमेशा कंसोलेशन चाहती है, हमेशा चाहती है कि कोई उसको आके कंसोल करता रहे। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी क्रोकस। क्रोकस एक वंडरफुल मेडिसिन है जिसमें रैपिड चेंज दिखता है। एक समय पेशेंट तुरंत हंस रहा है, हैप्पी है, नेक्स्ट मोमेंट पे गुस्सा हो जाएगा। एक समय दुखी है, तुरंत चेयरफुल हो जाएगा। तो टीयर रो रहा है, तुरंत हंसने लगेगा। इस तरीके से सडन चेंजेस दिखते हैं। और क्रोकस पेशेंट को म्यूजिक से एग्रावेशन रहेगा। मेंटल सिम्टम्स फिजिकल सिम्टम्स से अल्टरनेट करेंगे, हमेशा ध्यान रखिए। नेक्स्ट है लेकेसिस। लेकेसिस में यूजफुल फॉर दोज पेशेंट इन द इंटेंस इमोशनल स्विंग्स, जेलस है, टेंडेंसी टू आउट स्पोकन है, बहुत ज्यादा बोलता है, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे जल्दी, मतलब एक एक बात करते करते चेंज कर लेगा सब्जेक्ट तुरंत। देन सैडनेस, और अपनी ही बातों को रिपीट करता है, डेल्यूजन रहता है, इसको ऐसा लगता है कि मैं किसी सुपर ह्यूमन के कंट्रोल में हूँ। लेकिन सिर्फ फीमेल सोचती है कि वो मर चुकी है और उसके फ्यूनरल की तैयारी हो रही है, इस तरीके के सिम्टम उसके आते हैं। तो ये उसमें रिलीजियस मेनिया रहता है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है नक्सवोमिका। नक्सवोमिका रेमेडी इज बेस्ट सुटेड फॉर द पीपल विद द बाइपोलर डिसऑर्डर, जो कि जल्दी इरिटेबल हो जाते हैं, इजीली फेल्योर होता है, जिनको स्टिमुलेंट्स की इच्छा होती है, कॉफी अल्कोहल पीने की इच्छा जिनकी लगातार बनी रहती है, रेस्टलेस पर्टिकुलरली आफ्टर ओवर इंडल्जेंस एंड स्ट्रेस, लगातार काम करते रहते हैं, लगातार थकान जिनको हो गई और कॉफी और अल्कोहल की आदत पड़ी हुई है, उनको नक्स दी जाती है। इग्नेशिया, जिसमें कोई भी सिम्टम आता है मूड डिसऑर्डर का, मूड स्विंग का, उसके पीछे रीजन होता है उसका इमोशनल ट्रॉमा। इस पेशेंट में बाइपोलर पेशेंट को जनरली यूज होती है हु आर हाईली सेंसिटिव एंड इमोशनल। दे may experience mood swings that alternate between laughter and tear, have fear of loss and crave spicy food. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन जिसके बिना मूड डिसऑर्डर कंप्लीट नहीं हो सकता, ऑरमेट। ऑरमेट एक्यूट डिप्रेशन के लिए, जहां पर होपलेसनेस है, ग्रीफ है, उसको अपना भविष्य बिल्कुल अंधेरे में नजर आता है, उसको लगता है बिल्कुल मेरा फ्यूचर बर्बाद हो चुका है। ऑरमेट में जो भी मेंटल सिम्टम्स आते हैं उसके पीछे एक रीजन ये होता है कि जब बच्चा छोटा रहता है तब उसके पेरेंट्स उससे, उसके ऊपर ये दबाव रहता है कि जब तुम कुछ अच्छा करोगे तभी तुमको प्रेज मिलेगा, तभी तुमको ये मतलब शाबाशी मिलेगी। उसके कारण बच्चा हमेशा बेस्ट करने की तरफ ध्यान देने लगता है, और जब वो बेस्ट नहीं कर पाता है तब वो एक तरीके के गिल्ट में आ जाता है, और वो रीजन बनता है एक्यूट ऑरोमेट में मेंटल डिसीज का। नेक्स्ट है कुछ मेडिसिन जिसके लिए बात करते हैं, पाठक की रिपर्टरी में दी हुई है। फाटक की रिपर्टरी में डिप्रेशन के लिए जो मेडिसिन दी हुई है, मेन मेडिसिन है ऑरमेट, कार्बोनामिलिस, चाइना, सिमुसफिगा ग्रेफाइटिस, इग्नेशिया, कालीफॉस, लेकेनियम, लेकेसिस, लाइको, मेडोरिनम, नेट्रमकार, नेट्रम्यो, नेट्रमसल, नाइट्रिक एसिड, सोराइनम, पल्सिटिला, स्टेनम, स्टेप्सेग्रिया एंड सीपिया। डिप्रेशन के लिए कुछ मेडिसिन जो कि अलग अलग रूब्रिक्स में दिए गए हैं, बात करते हैं हम। यदि डिप्रेशन कॉजलेस है तो नेट्रम्योर, फॉस्फोरस एंड स्टेप्सेग्रिया। एक मिनट। यदि कंपनी से उसको एग्रावेशन है तो यूफ्रेशिया, कंपनी से यदि एमुलरेशन है तो बोविस्टा, डोमेस्टिक अफेयर्स से है सीपिया, अल्टरनेट विद सैडनेस है कॉफिया, सेनिकुला, फियर से है सिकलकर, प्यूबर्टी के समय है पहले है तो आर्सेनिक एंड हेलोनियास, ओवर वंस हेल्थ है सीपिया, इंडिफरेंस एंड अल्टरनेटिव सैडनेस के साथ है तो सीपिया। नेक्स्ट नेक्स्ट म्यूजिक से यदि एग्रावेशन है तो एकोनाइट, डिजिटलिस, नेट्रमफॉस, नेट्रमसल, सेपेडिला। पेन से है डिप्रेशन, सारसपेरिला, पार्चुरेशन आफ्टर थूजा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इन प्रेगनेंसी है लेकेसिस एंड नेट्रम्योर। एट प्यूबर्टी एंटीम्क्रूड, हेलोनियास, मेंसिनिला एंड नेट्रम्योर। प्यूबर्टी गर्ल्स में पहले, प्यूबर्टी गर्ल्स बिफोर, आर्सेनिक, हेलोनियास एंड लेकेसिस।
सेक्सुअल लॉस पावर से है तो स्पॉन्जिया, स्टेरिलिटी से है ऑरम, सिंपैथी से एग्रावेशन है कोनियम, ट्रिपल्स अबाउट है डिजिटलिस, वीप कैन नॉट वीप, रो नहीं पा रहा है, रो नहीं पाती है, उसके कारण है यदि तो अमोनियम मूड, जेलसीवियम, नेट्रम्योर। डिप्रेशन को हमको बहुत सीरियसली ठीक करना चाहिए, क्योंकि यदि इस तरीके के सिम्टम को ठीक नहीं किया जाता है तो ये सुसाइड नेचर का हो जाता है और पेशेंट में सुसाइडल टेंडेंसी आने लगती है। कुछ रूब्रिक हमारी कैंट के रिपर्टरी में दिए हुए हैं एलिमेंट्स के लिए, तो उस पर भी चर्चा करते हैं। यदि वजह एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर है, यदि वजह एंगर है तो रेमेडियल ड्रग आती है हमारी एकोनाइट, कैमोमिला, कॉक्युलस, कोलोसिंस, इग्नेशिया, पिका, नक्स, ओपियम, प्लेटिना एंड स्टेप्सिलिया। एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर विथ एंजाइटी, एकोनाइट, आर्सेनिक, इग्नेशिया, नक्स वोमिका, इसमें नक्स वोमिका सबसे हाई ग्रेड मेडिसिन है। एंगर विथ फ्राइट एलिमेंट्स यदि तो एकोनाइट एंड इग्नेशिया। एंगर विथ इंडिग्नेशन, कोलोसिंट एंड स्टेप्सिलिया। एंगर विथ साइलेंट ग्रीफ, कोई उसका पुराना ऐसा दुख है जो कि निकल नहीं पाया है, उसके कारण है तो इग्नेशिया, लाइकोन, स्टेप्सिलिया। बैड एलिमेंट्स फ्रॉम बैड न्यूज का कोई बुरी खबर आई उसके बाद ऐसा हुआ, कैलकिरिया कार्प, जेलसीमियम। इमोशनल एक्साइटमेंट एलिमेंट्स फ्रॉम कैप्सिकम, कॉफिया, कोलोन्सोनियम, हेलो, जेलसीमियम, एसिड फॉस, पल्स, स्टेप्सिलिया। फाइट कंप्लेंट्स फ्रॉम एकोनाइट, इग्नेशिया, लाइको, नेट्रमोर, ओपियम, एसिड फॉस, फॉस्फोरस, पल्स, सैलिशिया। ग्रीफ एलिमेंट है यदि ऑरम, कॉस्टिकम, कॉक्युलस, इग्नेशिया, हेलो, स्टेप्सिलिया। इंडिग्नेशन से है, इंडिग्नेशन से है यदि तो बैड इफेक्ट फॉलोइंग इंडिग्नेशन, स्टेप्सिलिया। नेक्स्ट हम देखते हैं यदि एक्सेसिव जॉय से है तो एकोनाइट, कॉफिया, ओपियम एंड पल्सिटिला। डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव से है तो हायोसिमस, इग्नेशिया, नेट्रमोर एंड एसिड फॉस। Mortification elements from colocin, ignatia, lyco, netramure, palladium, acid phos and strepsacria. Reapproaches elements opium, arsenic and china. Rudeness के कारण है lycopodium, veratrum and strepsacria. Sexual excess के कारण है कैलकिरिया कार्प, लाइको, नक्स, एसिड फॉस, फॉस्फोरस, सीपी एंड स्टेप्सिलिया। वेक्सेशन के कारण है एकोनाइट, कैमोमिला, कॉक्युलस, कोलोसिन, इग्नेशिया, इपिका, नक्स, ओपियम, प्लेटिना एंड स्टेप्सिलिया। तो इतनी सब बातें केवल होम्योपैथी में करी गई हैं कि वजह क्या है, किस वजह से मेंटल डिसीज आ रही है, इस पे चर्चा केवल होम्योपैथी में करी जाती है कि इस वजह से है, उसके कारण ये दवाई हो रही है। नेक्स्ट बात है कुछ दवाइयाँ जो कि मेनिया के लिए हैं, बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिस पे हम आगे देखते हैं कि अब्यूज एवरीवेयर ड्यूरिंग में, मतलब मेनिया की जब कंडीशन है वो हर किसी को अब्यूज कर रहा है, तो एनाकार्डियम, कैम्फर, लेकेसिस, प्लेटिना एंड टेरेटुला। एक्यूट मेनिया है तो बेलाडोना, कैंथेरिस, कार्सिनोसिन, यूफ्रेशिया, हायोसिमस, कालीब्रोम, मेडोरिनम, स्ट्रामोनियम। अगोनी ड्यूरिंग आर्सेनिक एंड कार्सिनोसिन, एल्बुमिनेरिया इन फाइटोलक्का। यदि मेनिया अल्टरनेट कर रहा है डिप्रेशन के साथ तो मेन मेडिसिन है कार्सिनोसिन, मेडोरिनम, लेकेसिस, लिथियम कार्ब, स्टेप्सिलिया। अल्टरनेट कर रहा है फ्रेंजी के साथ हायोसिमस, लाफिंग या गेट के साथ तो बेलाडोना, एक्वानाइट, कॉस्टिकम, क्रोकस। लोदिंग के साथ तो बेलाडोना। नेक्स्ट है मेट्रोरेजिया मेंसिस के साथ तो क्रोकस। सैडनेस के साथ ट्यूबरकुलिनम। साइलेंट एंड रिफ्यूजिंग टू टॉक, चुप बैठ गया, किसी से बात नहीं करना चाहता, वेरेट्रम। एमिनोरिया से कॉक्युलस। एंजाइटी के साथ स्ट्रामोनियम। अपोनिया विथ इन्वेंटल एक्साइटमेंट, स्ट्रामोनियम। बॉइस्ट्रस, फ्लोरिनम। ब्रेन सडन कंजेशन ऑफ ब्रेन के कारण है तो बेलाडोना, फेरमफॉस, स्ट्रामोनियम, वेरेट्रम। ठंडे पसीने के साथ है कैम्फर एंड स्ट्रामोनियम। विथ कन्वेंजेंस मेनिया आ रहा है तो क्यूप्रम, स्ट्रामोनियम, वेरेट्रम एंड जिंकम। डिमोनिक है तो एनाकार्डियम, बेलाडोना। डिस्ट्रक्शन जिसमें कि बाद में पहले तो डिस्ट्रक्शन कर दे फिर हंसने लगे और फिर माफी मांगने लगे, टेरेंटुला। बिफोर एपिलेप्सी, लेकेसिस एंड नक्स। इरोक्टिक, हाइसिमस मेन ड्रग।
सेकेंड मेन ड्रग में है कैलक्रिया फॉस, प्लेटिना, स्टेनम, स्ट्रामोनियम, टेरेंटुला एंड वेरेट्रम। एंड एक इवनिंग के समय यदि मेनिया है तो कॉक्यूलस, एक्साइटमेंट इन जेस्टर एंड स्पीच, बोलते समय एक्साइटमेंट है, हाइड्रोस्टिक एसिड। फीवर ड्यूरिंग बेलाडोना, आर्सेनिक एंड कैक्टस, कैलक्रिया कार्प, चाइना एंड कैलक्रिया फॉस, फाइटोलक्का, वेरेट्रम। इंटरमिटेंट फीवर में है तो चाइना और आर्सेनिक। जेस्टिकुलस है तो हायोसिमस, नक्स मॉस्किटा, स्ट्रामोनियम। ग्रोनिंग एंड लाफिंग विथ है स्ट्रामोनियम। हॉलुसिनेशंस एट साइट विथ है बेलाडोनम एंड स्ट्रामोनियम। हैंड क्लैप्स्ड है स्ट्रामोनियम। Ringling runs about the day and night, Helonias and Syphilinum with headache, Belladonna, Silesia and Stramonium. During heat, cactus wants to be held, arsenic, and impulse with irresistible to iodine. Next है groaning and laughing with stramonium, hallucination of sight with belladonna। ये स्लाइड हो चुकी है। हाँ, इंडिफरेंट है कैम्फर, जंप ओवर चेयर्स एंड टेबल्स, कूदता रहता है। एक स्लाइड चेंज हो गई। हाँ, जंप ओवर चेयर्स एंड टेबल्स, बेलाडोना। लाफिंग एंड गेटी, एकोनाइट, बेलाडोना, कॉस्टिकम, क्रोकस एंड हायोसिमस। यदि फोटोमेनिया है लाइट के लिए तो एकोनाइट, अमोनियमूर, बेलाडोना, कैलक्रिया कार्प, जेल्सीमियम, रूटा एंड स्ट्रामोनियम। डेलीरियम के साथ है तो कैलक्रिया कार्प, स्ट्रामोनियम। लिवर कंप्लेंट्स के साथ है तो क्रोटन हॉरिडस, लेकेसिस। मेलेनकोलिया है के साथ, सप्रेस मेलेनकोलिया है तो सिमिस्फिगा, प्लेटिना, वेरेट्रम। आफ्टर मास्टरबेशन है एनाकार्डियम, प्लम्बम। मेन इन मेनिया है तो एपिस, हायोसाइमस, लेकेसिस, फॉस्फोरस एंड स्ट्रामोनियम। मिनोपॉज विथ है तो सिमिस्फिगा, लेकेसिस, वेरेट्रम। अल्टरनेटिंग विथ मेंसेस, क्रोकस। Suppressed after pulsatilla and stramonium. After mental exertion, लेकेसिस, मर्कसोल, कैम्फर, कालीब्रोम। मोनोमेनिया है तो इग्नेशिया, हायोसेमिस, सैलिशिया। मॉर्फिन से है यदि तो मॉर्फिनिनम, नेट्रमफॉस। फॉलोइंग डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूरल्जिया, सिमिस्फुगा। नाइट में है सिमिस्फुगा, कालियायोड, मेडोरिनम। डांसिंग, लाफिंग, स्ट्राइकिंग विथ है तो सिमिस्फुगा, सॉरी सिक्यूटा। मिडनाइट एग्रावेशन है स्टेप्सेग्रिया। नॉइजी है तो वेरेट्रम। पेन से है यदि तो आर्सेनिक, कैमोमिला, कॉल्चिकम, हाइपेरिकम एंड वेरेट्रम। पेरोक्सिस्मल है, सीमा में आता है, समय सीमा में आ रहा है तो कार्सिनोसिन, सिक्यूटा, डिजिटेलिस, कालियायोड, लेकेसिस, एट्रम्योर, स्ट्रामोनियम, टेरेंटुला एंड ट्यूबरकुलिन। पीरियोडिकल है, हर एक निश्चित समय सीमा के बाद सिम्टम नजर आ रहे हैं तो अर्जेंटम नाइट्रिकम, नेट्रमसल, टेरेंटुला एंड ट्यूबरकुलिनम। रेजिंग हैंड्स एंड नीलिंग, जैसे कि वो पूजा करने के लिए हाथ उठा रहा हो, इस तरीके की पैर झुका रहा हो, इस तरीके की कर रहा हो, उसके साथ मेनिया है तो आर्सेनिक। प्यूरपेरियल है तो एग्नस, बेलाडोना, कैनाबिस इंडिका, सिमिस्फुगा, हायोसेमस, प्लेटिना, सिकेलकर, सेनिकुला, स्ट्रामोनियम, वेरेट्रम। जिंकम विथ एंजाइटी है एंड ऑलमोस्ट लॉस्ट ऑफ कॉन्शियसनेस है तो कैम्फर। रिलीजियस मेनिया है तो एनाकार्डियम ऑरम, लेकेसिस, प्लेटिना, प्लम्बम, सल्फर एंड वेरेट्रम। रेस्टलेस है तो आर्सेनिक, टेरेंटुला। रन अबाउट, बेलाडोना, कोनियम, हायोसिमस, स्ट्रामोनियम, सल्फर एंड वेरेट्रम। नेट रन अबाउट है यदि तो बेलाडोना एंड हायोसिमस। रन अवे है तो बेलाडोना, क्यूप्रम, डिजिटेलिस, नक्स एंड स्ट्रामोनियम। स्ट्रेचिंग themselves, belladonna। screaming in belladonna, cicuta, lekesis and stramonium। sexual men in apis, hyosemus, phosphorus and tarantula। singing with belladonna, cicuta, cocculus, hyosemus, nux mosquita, tarantula, veratrum।
Sleep during Kalicar, acid phosphorus, spasm after argentum nitricum, spit and bite at those around him, हर किसी को काटना चाहे थूकना चाहे उसके ऊपर बेलाडोना, suicidal, arsenic, aurum and natrum sulf, tears things, चीजों को फाड़े की इच्छा रखता हो तो बेलाडोना, कैंथेरिस एंड क्यूप्रम, नक्स, स्टेप्सेक्रिया, स्ट्रामोनियम, टेरेंटुला एंड पेरेट्रम। यदि कपड़े काटते हैं टीयर करने की इच्छा हो तो नक्स, स्टेप्सेक्रिया, टेरेंटुला एंड वेरेट्रम। खुद के बाल खींचने की इच्छा हो तो बेलाडोना, कैंथेरिस, स्ट्रामोनियम, टेरेंटुला एंड वेरेट्रम। हिमसेल्फ इनटू द पीसेस इन विथ नेल्स, अपने नाखूनों से अपने आप को नोचने की इच्छा रखे, स्ट्रामोनियम एंड वेरेट्रम। वायलेंस विथ है तो एनाकार्डियम, आर्सेनिक, बेलाडोना, हायोसिमस, सिकलकर एंड स्ट्रामोनियम। एनाकार्डियम, बेलाडोना, क्यूप्रम, स्ट्रामोनियम। वाइल्ड लुक इन आईज, क्यूप्रम, एक्सरसाइज कर दो पकड़े 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 कर इधर रखिए इधर एक्सरसाइज करे। Dr. Nidhi, ma'am, please kindly unmute yourself. अब आई आवाज? या आ रही है बस। थैंक यू। Mania यदि स्लीप ड्यूरिंग है तो कालिकार, एसिड फॉस एंड फॉस्फोरस। ड्यूरिंग Ma'am, you are unmuted again. You are muted again. निधि जी आप म्यूट कर लीजिए। आप अनम्यूट कीजिए निधि जी। Yes, ma'am. Now it's फिर अनम्यूट हो गया मैम। हाँ हाँ ठीक है मैम। एक हाँ स्लीपलेसनेस के साथ है तो लेकेसिस, मेलिलोटस, स्पास बाइट अराउंड हिम है तो बेलाडोना। स्टेम्परिंग फीट है तो वेलेरियाना। स्ट्रेंथ विद इंक्रीज्ड सुसाइडल है तो आर्सेनिक। नेक्स्ट सेक्सुअल सिम्टम के साथ है तो ऑरम। सन स्ट्रोक के बाद है तो हाइसिमस। टीयरिंग सॉरी शायद एक सेकंड एंगर आफ्टर है तो नक्स एंड फॉस्फोरस, स्टेप्सेक्रिया। वॉयलेंस विद डीड ऑफ ओल्ड एक्ट है तो लेकेसिस, रेटिना, सिकल, स्ट्रामोनियम। नेक्स्ट है एमिनोरिया से है तो कॉकुलस। एंजाइटी के साथ स्ट्रामोनियम। अपोनिया इन मेंटल एक्साइटमेंट, बोलते नहीं बन रहा हो, स्ट्रामोनियम। ब्रेन सडन कंजेशन, पर्सपिरेशन, कन्वर्जेंस के साथ हो तो कैम्फर, स्ट्रामोनियम। कन्वर्जेंस के साथ हो तो क्यूप्रम, पेरेट्रम। निमोनिक हो, आई थिंक ये सब हो चुका है अपनी बात। नेक्स्ट है सर रूब्रिक रॉबिन मर्फी में एक रूब्रिक दिया हुआ है बाइपोलर डिसऑर्डर का, जिसके लिए हम चर्चा कर लेते हैं। तो जिसमें कि मेडिसिन कुछ दी हुई हैं, अगेरिकस, अर्जेंटम नाइट्रिकम, एनाकार्डियम, ऑरमेट, बेलाडोना, कैनाबिस इंडिका, कार्सिनोसिन, सिमिसफुगा, कॉक्युलस, कॉफिया, फोनियम, क्रोकस, हायोसिमस, आयोडीन, कालीब्रोम, क्रियोजोर, लेकेसिस, लीलियम टिक, लिथियम कार्ब, मेडोरिनम, मर्कसोल, नट्रम सल्फ, नक्सफोमिका, ओपियम, फॉस्फोरस, प्लेटिना, प्लम्बम, सोराइनम स्टेप्सेग्रिया, स्ट्रामोनियम और स्ट्रामोनियम, सिफिलिनम, टेरेंटुला, वेरेट्रम और
यदि इसी में रूब्रिक दिया हुआ है कि यदि अब्यूज आफ्टर है तो एनाकार्डियम, कार्सिनोसिन, स्टेप्सेग्रिया, इन एल्कोहलिक्स, हाइसिमस, लेकेसिस, आर्थराइटिस विद lithium carb, epilepsy with calibrome, head injury after natrum salt, hormonal problem with lekesis, lilium tick, shopping obsession with बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने की जिसकी इच्छा हो रही हो उसके साथ है तो लेकेसिस, सुसाइडल डिप्रेशन के साथ है तो ऑरम, नेट्रम सल्ट, ये कुछ मेडिसिन दी हुई है। कहने का मतलब है कि केवल होम्योपैथी सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें इतने सारे मेंटल सिम्टम्स के लिए बात की जाती है कि यदि बीमारी में आपकी इच्छा शॉपिंग की है या हंसने की है या किसी को मारने की है या नोचने की है, बाल खींचने की है, खुद को है, दूसरे को है, इस तरीके की चर्चा सिर्फ होम्योपैथी सिम्टम्स सिस्टम में मिलती है और हमको उसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। थैंक यू सर। सर मेरी तरफ से हो गया सर, आप बताइए। वैष्णवी जी आप कुछ यस सर। बोलिए, आप बोलिए। सर काफी अच्छा प्रेजेंटेशन था मैम रिगार्डिंग मूड डिसऑर्डर्स और होम्योपैथी के बारे में। काफी कुछ जानने को मिला हमें रिगार्डिंग एवरीथिंग, मैनिया हो गया, ये सारे मूड डिसऑर्डर्स जो भी थे। और बेसिकली मैं अपने पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ, बीइंग एन इंटर्नी, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी ये सारा चीज जानना। आप लोग जैसे बड़े होम्योपैथ्स के अंडर में रह के सब कुछ सीखना, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी जो सानी सर ने मुझे दी है, सो आई विल एम्ब्रेस इट। एंड द प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, बहुत इंफॉर्मेटिव था। और अगर किसी को कोई सवाल है या कोई सजेशन है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं मैम तक कन्वे कर दूंगी। अगर किसी को भी कुछ भी है कहना, सजेशन या कोई भी क्वेश्चन, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। चैट बॉक्स में लोग टाइप कर सकते हैं। मैडम का प्रेजेंटेशन काफी अच्छा था निधि जी, और थैंक यू सर, आपने आपका ये सेशन बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, मैंने आपका क्योंकि मैं लेट से ज्वाइन किया हूँ, मैं बाहर हूँ, पटना में भी नहीं हूँ, तो मुझे अच्छा समय नहीं मिला था। मैं ट्रैवल में था, अभी जस्ट थोड़ा देरी पहले मैं अभी आया हूँ, तो बहुत अच्छा लेट सुना हूँ, लेकिन आपने पहले भी मैं आपको सुन चुका हूँ और आप काफ़ी अच्छा बताई हैं। और मेंटल पर आजकल इम्पेशंस देना बहुत ज़रूरी है, और मेंटल को कोरिलेट, इसमें एक ज़रूरत होता है कि इसको हम लोग फिजिकल के साथ में कैसे कोरिलेट करें। अगर फिजिकल के साथ में कोरिलेट करना कर लेते हैं तो टोटलिटी हमारा बहुत ही बहुत क्लोज हो स्ट्रॉन्ग जाता है, मेमोरी बन जाती है। बहुत स्ट्रांग हो जाता है। क्योंकि केवल हम लोग अगर मेंटल को बिना कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं तो बहुत ये वो मेंटल का कोई यूजलेस, उसका कोई यूज नहीं रहता है। तो मेंटल एंड फिजिकल का कोरिलेशन खोजना एक आर्ट है, और इसका अंडरस्टैंडिंग आपको तब होगा जब मैथमेटिका का भी बहुत अच्छा नॉलेज होगा। सभी पार्टिसिपेंट, एक क्वेश्चन था देयर सीमा इज अ सुल्तान, क्वेश्चन। कैन यू रीड हाँ, इट ये निधि जी? मैम पोस्टमार्टम आई निधि जी आप उसको पढ़िए। हाँ सर, देख रही हूँ मैं। पोस्टमार्टम मूड स्विंग्स, मच एंगर विद ग्राइंडिंग टीथ की मेडिसिन। सर एक्चुअली मुझे तो ध्यान नहीं आ रही है, आपको ध्यान आ रही है क्या? एक ये इनका सवाल मुझे लग रहा है मूड स्विंग से है, जैसे कि तो ग्राइंडिंग ऑफ टीथ एंगर में एक बड़ा अच्छा रूब्रिक्स है टीथ के चैप्टर में। अगर जाएंगे रिपोर्टरी में तो टीथ के चैप्टर में एक ग्राइंडिंग, हाँ ग्राइंडिंग है ना, टीथ में ग्राइंडिंग है। टीथ में जैसे ग्राइंडिंग है ना, दांत के चिताते हैं सोए हुए में, दांत के, हाँ एक एक रूब्रिक्स है उसमें मिल ग्राइंडिंग जाएगा ही पोस्टमार्टम। मैनिएकल रेज ड्यूरिंग, मैनिएकल रेज ड्यूरिंग, उसमें लाइकोपोडियम है, चार छह सात दवाइयां हैं। ये रूब्रिक्स ना है ना, ग्राइंडिंग ऑफ टीथ ड्यूरिंग द मैनिएकल रेज, है ना। इसके अंदर में बहुत सारे मेडोरिनम भी हैं, लाइकोपोडियम है, और कई एक दवाइयां इसके अंदर में आते हैं जो कि बहुत
सुन सकते हाँ सर, हैं। एक बात मैं ये भी इसमें बताना चाहूंगा, टीथ हेड में है चैप्टर में मेरे को ये हाँ, फिफ्थ चैप्टर में मैनिएकल रेज दिया हुआ है, और इसी तरह से जैसे टीथ चैप्टर लाल हो जाते हैं चेहरे, गुस्से में चेहरे लाल हो जाते हैं, एंगर मिलेगा। तो ये मेंटल सिम्टम्स भी बहुत सारा फिजिकल जनरल के फिजिकल सिम्टम्स के साथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है। हाँ इसीलिए केवल मेंटल चैप्टर को जा रहा था, इसमें बहुत जरूरी होता है। आप जैसे इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया था सुल्ताना जी ने कि ग्राइंडिंग ऑफ टीथ ड्यूरिंग द मैनिक आफ्टर द हाँ, पोस्ट इसमें पार्टम। फिजिकल अब यहाँ सिम्टम है पे और ग्राइंडिंग दोनों का जो कॉमन मेडिसिन आ जाएगा वो बहुत बढ़िया हो जाएगा, समझ रहे हैं। और केवल ये ग्राइंडिंग ऑफ टीथ ही नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे आते हैं, जैसे आपके एपिटाइट खत्म हो जाते हैं, भूख है, लॉस ऑफ एपिटाइट आफ्टर द एंजाइटी, हेडेक आफ्टर द एंजाइटी, है ना। आपका मैंने आप जाएंगे तो मेंसेस सप्रेस्ड। सर, उसकी मेडिसिन मेरे रिपोर्ट के साथ नहीं थी, मैंने ये क्या कहते हैं डॉक्टर सीमा आपके लिए आर्निका और बेलिस पर सीपीआई ये बेस्ट मेडिसिन शो कर रहा है कि पोस्टपार्टम मूड स्विंग्स के लिए, ग्राइंडिंग ऑफ टीथ के लिए। हेलो Yes, डॉक्टर ma'am. वैष्णवी, Yes, sir. आप डॉक्टर धनेश को होस्ट कर दीजिए। अच्छा सर, ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर निधि मैम, बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन था। नाउ आई वुड लाइक टू हैंड ओवर द सेशन टू डॉक्टर